नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग इतिहास के पन्नों को पलटकर समय में एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हम जा रहे हैं सीधे मध्यकालीन भारत की दुनिया में। ये वो समय था जिसने आज के भारत की शक्ल तय की। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले जरा एक सवाल पर सोचिए। आज से ठीक 1000 साल पहले हमारा देश भारत कैसा दिखता होगा? वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे, कौन सी भाषाएं बोलते होंगे? चलिए आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब मिलकर ढूंढते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि ये मध्यकाल होता क्या है। फिर हम उस जमाने में हुए बड़े बड़े बदलावों पर नजर डालेंगे और ये भी जानेंगे कि इतिहासकारों को ये सारी बातें पता कैसे चलती हैं। और आखिर में हम उस दौर की संस्कृति, कला और संगीत की खूबसूरत दुनिया की सैर करेंगे। तो सबसे पहला पड़ाव, किसी भी जगह की यात्रा करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हम जा कहाँ रहे हैं। वैसे ही इतिहास की यात्रा में ये जानना जरूरी है कि हम समय में कहाँ जा रहे हैं। तो पहला सवाल यही है कि ये मध्यकाल आखिर है क्या? देखिए, इतिहास को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो मध्यकाल यानी मिडिवल पीरियड वो दौर है जो प्राचीन के बाद और आधुनिक से ठीक पहले आता है। और अगर हम भारत की बात करें तो ये समय शुरू होता है 8वीं शताब्दी से और चलता है 18वीं शताब्दी तक, मतलब पूरे 1000 साल। ये टाइमलाइन याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे 1000 साल तो बहुत लंबा समय होता है, और आप बिल्कुल सही हैं। इसीलिए इतिहासकारों ने इसे और आसानी से समझने के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया है। 8वीं से 13वीं शताब्दी तक के समय को हम कहते हैं प्रारंभिक मध्यकाल, और 13वीं से 18वीं शताब्दी तक के समय को कहते हैं उत्तर मध्यकाल। सिंपल है ना? और आपको पता है, ये जो पूरा 1000 साल का दौर था ना, ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसी समय भारत के समाज में, यहाँ की भाषाओं में और व्यापार करने के तरीकों में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए कि आज का भारत उसी की नींव पर खड़ा है। क्या क्या बदलाव हुए? अरे बहुत कुछ। इसी दौर में हिंदी और उर्दू जैसी भाषाएं पनपीं। भक्ति और सूफी संतों ने लोगों को प्यार और एकता का पाठ पढ़ाया। भारत इतना अमीर था कि यूरोप से व्यापारी खिंचे चले आए। और हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ कि लोग सामान के बदले सामान नहीं बल्कि सिक्कों यानी मुद्रा का इस्तेमाल करने लगे, जिससे व्यापार करना बहुत आसान हो गया। आपको एक मजेदार बात बताता हूं। समय के साथ साथ ना शब्दों के मतलब भी बदल जाते हैं। जैसे 13वीं शताब्दी में एक इतिहासकार थे, मिन्हाज ए सिराज। जब उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया तो उनका मतलब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाके से था। लेकिन आज जब हम हिंदुस्तान कहते हैं तो हमारा मतलब पूरे भारत देश से होता है। देखा कितना फर्क है ना दिलचस्प? अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि भाई, हमें ये 1000 साल पुरानी बातें इतनी डिटेल में पता कैसे हैं? क्या हमारे पास कोई टाइम मशीन है? नहीं, टाइम मशीन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास इतिहासकार हैं। और इतिहासकार ना एक तरह के जासूस होते हैं जो पुराने ज़माने के छोड़े हुए सुरागों को जोड़कर पूरी कहानी तैयार करते हैं। तो इन जासूसों यानी इतिहासकारों के पास मुख्य रूप से 2 तरह के सुराग या स्रोत होते हैं। पहले हैं पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जैसे पुरानी इमारतें, जमीन से निकले सिक्के या पत्थर पर लिखी बातें। और दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेज, मतलब उस जमाने में लिखी गई किताबें और दस्तावेज। चलिए पहले पुरातात्विक सुरागों को देखते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये शेरशाह का मकबरा है। उस दौर की जो इमारतें, किले और मंदिर आज भी खड़े हैं, वो पत्थर की बोलती हुई कहानियों की तरह हैं। वो हमें बताती हैं कि उस जमाने की बिल्डिंग्स कैसी बनती थी और उन्हें बनाने वाले राजा कितने शक्तिशाली थे। फिर आते हैं शिलालेख। ये क्या होते हैं? ये पत्थरों, खंभों या तांबे की प्लेटों पर खुदे हुए लेख होते हैं। ये एक तरह से उस जमाने के सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनसे हमें पक्की तारीखें, राजाओं की तारीफें, उनके शाही फरमान और यहाँ तक कि उनके राज्य की सीमाएं कहाँ तक थीं, ये सब पता चलता है। और हाँ, सिक्के। आप शायद सोचें कि एक छोटे से सिक्के में क्या ही जानकारी होगी, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे। एक सिक्के पर राजा का नाम, उसके राज का साल लिखा होता है। और सिक्का सोने का है या चांदी का, इससे यह भी पता चलता है कि उस राज्य की आर्थिक हालत कैसी थी। है ना कमाल की चीज? और हाँ, ये एक ज़रूरी शब्द है, याद रखिएगा। सिक्कों के इसी वैज्ञानिक अध्ययन को, जिसमें हम सिक्कों से इतिहास का पता लगाते हैं, उसे न्यूमिज्मैटिक्स या हिंदी में मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो ये तो हुए पुरातात्विक स्रोत। अब बात करते हैं लिखित सुरागों की। इनमें शामिल हैं राजाओं की लिखी अपनी जीवनियां, जिन्हें आत्मकथा कहते हैं।
धार्मिक किताबें और सबसे मज़ेदार विदेशी यात्रियों के लिखे हुए सफ़रनामे, जैसे इब्न बतूता और मार्को पोलो जैसे लोग जो भारत घूमने आए। पता है इनकी बातें क्यों खास हैं? क्योंकि इन्हें किसी राजा का डर नहीं था, तो ये जो देखते थे अक्सर वही सच सच लिख देते थे। तो हमने राजाओं, लड़ाइयों और तारीखों की बात तो कर ली, लेकिन इतिहास सिर्फ यही तो नहीं है ना। इतिहास उस जमाने के आम लोगों के जीवन, उनकी कला, उनके संगीत के बारे में भी है। तो चलिए अब जरा मध्यकालीन भारत की रंगीन और सुरमई दुनिया में चलते हैं। उस दौर की पेंटिंग्स, जिन्हें मिनिएचर पेंटिंग्स या लघु चित्र कहा जाता है, कमाल की होती थीं। ये पेंटिंग्स एक तरह से उस जमाने की तस्वीरें हैं, एक ऐसी खिड़की जो हमें सीधे उस दौर में झांकने का मौका देती है। इनसे हमें पता चलता है कि लोग कैसे कपड़े पहनते थे, उनका रहन सहन कैसा था और उनकी संस्कृति कैसी थी। और संगीत की तो क्या ही बात करें। खास तौर पर मुगल बादशाह संगीत के बहुत शौकीन थे। अकबर के दरबार में तो तानसेन जैसे महान संगीतकार थे। उनके बारे में तो कहानियां मशहूर है कि जब वो राग मेघ मल्हार गाते थे तो सच में बादल घिराते थे और बारिश होने लगती थी। ये बात दिखाती है कि उस जमाने में कला को कितनी इज्जत दी जाती थी। ओके, तो हमने इस ऐतिहासिक सफर में काफी कुछ देख और समझ लिया है। चलिए अब परीक्षा के लिए फटाफट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि सारी जरूरी बातें दिमाग में बैठ जाएं। 3 सबसे जरूरी बातें जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहली, भारत में मध्यकाल का समय 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक है। दूसरी, इसे 2 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक और उत्तर मध्यकाल। और तीसरी, हमें जमाने की जानकारी 2 मुख्य स्रोतों से मिलती है, पुरातात्विक और साहित्यिक। और आखिर में ये कुछ जरूरी शब्द हैं जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। शिलालेख यानी पत्थर वगैरह पर लिखे लेख, वृत्तांत यानी किसी के शासनकाल का लिखा हुआ ब्यौरा, और मध्यकाल यानी 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का समय। इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। तो अब जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा एक इतिहासकार की तरह सोचिए, अगर आपके हाथ में 2 चीजें लगें, एक किसी राजा की लिखी अपनी आत्मकथा जिसमें वो अपनी जीतें गिना रहा हो, और दूसरी एक विदेशी यात्री की लिखी किताब जो उसके राज में घूम रहा था, तो आप सच्चाई जानने के लिए किस पर ज्यादा भरोसा करेंगे और क्यों? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलेंगे अगली क्लास में।